4 हो चुके हैं। 5वां अपना मौलिक अधिकार कौन सा है? हाँ, शिक्षा एवं शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी मौलिक अधिकार। शिक्षा सभी जानते हैं, संस्कृति भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होती है फिर संस्कृति? हमारी संस्कृति है, कोई संस्कृति होती है। ठीक है, तो उससे संबंधित हमारा 5वां मौलिक अधिकार है। इसमें 2 प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला प्रावधान है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक किसे बोलते हैं? एक बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक। बहु यानी बहुत, अल्प यानी कम। जिनकी संख्या कम है वो क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक। हालांकि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी जिनकी संख्या ज्यादा है वो बहुसंख्यक, जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक। किस आधार पर? धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार पर मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वालों की संख्या के आधार पर। अब बताओ मेरे को, बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन है? अरे भाई, जो यहाँ की सनातन या परंपरागत धार्मिक पद्धति है, जिसे वैदिक परंपरा या ब्राह्मण धर्म भी बोलते हैं, उसको मानने वालों की संख्या क्या है यहाँ पे? जिसे एक समय बोलूं हिंदू, उनकी संख्या क्या है यहाँ पे? ज्यादा है, इसलिए वो क्या है? बहुसंख्यक। और कुछ धर्म या पत्र या संप्रदाय हैं जिनको मानने वालों की संख्या क्या है? कम है, वो क्या है? अल्पसंख्यक। एग्जाम्पल, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई। ठीक है, ये धर्म क्या है? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों को जो होते हैं उनके हितों का संरक्षण ये प्रावधान दिया गया है इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत। कैसे ये हितों का संरक्षण होगा? जैसे उनकी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। बोली, देखो भाषा थोड़ा बड़ा क्षेत्र है, बोली उसका थोड़ा छोटा लेवल है। ठीक है, लिपि लिखने का तरीका, जो हम लिखते हैं वो क्या है? लिपि। जैसे मैंने अभी लिखा, कुछ पंक्तियां लिखी या कुछ पॉइंट लिखे, ये किस भाषा में है? हिंदी भाषा में। लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। एक शब्द और लिखता हूं मैं, हॉस्पिटल। कौन सी भाषा है? भाषा कौन सी है इसमें, इस शब्द में? अंग्रेजी है। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। पर लिपि कौन सी है? हिंदी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। भाषा इंग्लिश। यहाँ पे भाषा कौन सी है? हिंदी। और लिपि देवनागरी। बोली जिसे हम बोलते हैं मुंह से, ठीक है, वो। और संस्कृति किसकी? तो ये प्रावधान इन 4 चीजों के संरक्षण की गारंटी देता है। कौन कौन सी? ठीक है, इनका संरक्षण कर सकते हैं अल्पसंख्यक अपने स्तर पर या राज्यों के प्रयासों के माध्यम से, या राज्य के प्रयास के माध्यम से।
ये संविधान भी हमें गारंटी देता है। ठीक है, तो पहला प्रावधान क्या है? हितों का संरक्षण। किसके हितों का? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। दूसरी चीज, दूसरी चीज है शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंधन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। शिक्षण संस्थान से क्या तात्पर्य है? जहां पे अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है, वे ही शिक्षण संस्थान क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान। उनकी स्थापना करने, दो चीजें, या तो एक तो स्थापना, दूसरा प्रबंधन, वही मैनेजमेंट। स्थापना यानी हम उसी किसी दिन या किसी समय पर या किसी अवसर पर किसी संस्था की स्थापना करते हैं जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा से संबंधित। वो क्या है? स्थापना किसकी? शैक्षणिक संस्थान की। और उसका प्रबंधन यानी मैनेज करना उसको। ठीक है, किससे संबंधित है ये? अल्पसंख्यक। देखो भाई, तीन प्रकार की शिक्षण संस्थाएं यहाँ देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? पहली है राज्य द्वारा मान्यता, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पोषित। पहली संस्था किस प्रकार की है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, मान्यता किसके द्वारा प्राप्त होगी? संस्था को, राज्य द्वारा। और पोषण कौन करेगा उसका? राज्य। दूसरी राज्य द्वारा मान्यता तो प्राप्त होगी पर उसको पोषित नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। तीसरी, ना तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, ना राज्य द्वारा पोषित। पोषित भी नहीं होगी। ठीक है, इस प्रावधान के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग जो भी हैं उनको क्या अधिकार प्राप्त है कि वे किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और स्थापना के साथ साथ क्या उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। ठीक है, यही दो प्रावधान है किसके अंतर्गत? शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है, पहला कौन सा था? हितों के संरक्षण। हित कौन कौन से हित? बोली, भाषा, लिपि एवं संस्कृति। फिर दूसरा प्रावधान शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनका प्रबंधन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, कितने प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? ठीक है, इनमें जो राज्य द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसको? प्रवेश लेने के लिए। अल्पसंख्यक तो है ही है, अल्पसंख्यक भी संस्थान है, किंतु बहुसंख्यक है वो भी ले सकते हैं क्या प्रवेश? बहुसंख्यक ले सकते हैं क्या प्रवेश? ले सकते हैं, भेदभाव नहीं होगा। पर इसमें इनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। तीसरे प्रकार के संस्थान में क्या होता है? इनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। बाकी दो ऊपर वाले में क्या है? भेदभाव नहीं होगा। बनी तो किसके लिए ये संस्थान? अल्पसंख्यकों के लिए, किंतु भेदभाव राज्य नहीं करेगा। किस आधार पर?
कि वे बहुसंख्यक है अथवा अल्पसंख्यक, यानी हिंदू है या किसी अन्य संप्रदाय के हैं, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ मेरे को अल्पसंख्यक कौन है, कौन कौन से संप्रदाय हैं या धर्म वाले? जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, ये विभिन्न संप्रदाय क्या है? अल्पसंख्यक। ये संस्थाएं किससे संबंधित होगी? इन अल्पसंख्यकों से। किंतु बहुसंख्यकों को कहां भेदभाव या उनके प्रति भेदभाव नहीं किया जा सकता? ठीक है, और कहां किया जा सकता है? ठीक है, ना तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और ना पोषित। पोषित शब्द से क्या समझते हो तुम? भाई मान्यता से क्या मतलब है? कि वह राज्य के जो रिकॉर्ड है या अभिलेख है उनमें दर्ज है, ये उसकी मान्यता है। यानी पंजीकरण, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर में दर्ज है। किसके? राज्य के रजिस्टर में या पंजीकरण में दर्ज है। किंतु ये नीचे वाली नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई अभिलेख नहीं है, और पोषण भी किसी प्रकार का राज्य द्वारा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये दो प्रावधान ध्यान रखना। कौन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे? किसके अंतर्गत है ना? शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत या संरक्षण के अंतर्गत। क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या जरूरत पड़ी उपचार करने की? उपचार कब करते हैं या करवाते हैं? हमारा भी होता है क्या उपचार? कभी कभी ट्रीटमेंट होता है क्या? कब होता है? जब बीमार पड़ जाए। तो संविधान भी बीमार पड़ सकता है। कैसे? संविधान भी बीमार पड़ सकता है क्या? यह कानून व्यवस्था भी बीमार पड़ सकती है। कब और कैसे? कानून व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? किसी के साथ अन्याय न होने देना, और जब ये अन्याय होना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? कानून व्यवस्था बीमार पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बीमार पड़ जाएगी। और जब बीमार पड़ जाएगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी? उपचार की, ट्रीटमेंट की, है ना? हाँ, यही बोलता है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा या इसका हृदय। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसने क्या कहा है? क्या कहा है? आत्मा या उसका हृदय। अंबेडकर साहब का यह मानना था कि जब तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त नहीं है लोगों को, तब तक संविधान का कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, संविधान तो कितना अच्छा बन जाए, अगर उसको मानने वाले या उसकी अनुपालना करवाने वाले भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा? संविधान का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। नियम बनाए, नियम जो नियमों को फॉलो करवाने वाला या अनुसरण करवाने वाला वही भ्रष्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? नियम मान्य रहेंगे, अव्यवस्था उत्पन्न होगी। ठीक है, यही बोलता है हमारा। अच्छा, ये किसमें है? अनुच्छेद 32 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट? अच्छा, न्याय प्रणाली के अंतर्गत 3 प्रकार के न्यायालय हमारे 3 स्तर पर। कौन कौन से? देखो, सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय। सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उससे नीचे
उच्च न्यायालय अर्थात HC यानी हाई कोर्ट। उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला एवं सत्र न्यायालय, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। अच्छा, इससे भी नीचे न्यायालय होते हैं, जैसे हमारे सब डिविजनल एडीजे कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, वो दूदू में है। ठीक है, 3 प्रकार के मुख्य रूप से माने गए, पर इससे भी नीचे कोई दिक्कत नहीं, उसमें जाएंगे तो ज्यादा मगजमारी हो जाएगी। इसके लिए हम देखें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे फिर ठीक है, ये चलता है वरीयता क्रम, प्रबलता के आधार पर, ये शक्ति प्राप्ति के आधार पर। सबसे ऊपर सबसे ज्यादा शक्तियां किसे प्राप्त होगी? उच्चतम न्यायालय। अच्छा, जैसे मान लो दादा बेटा पोता, कौन किसको आदेश देगा और कौन आदेश की अनुपालना करेगा? दादाजी आदेश देंगे बेटे को और पोते को। फिर बेटा किसको आदेश देगा? बेटा किसको देगा? बेटा बेटा तो खुद ही चुने ले अपने बेटे को। ठीक है, हाँ, ये इसको देगा, ये सबसे पहले ये इसको, ये इसको, इस प्रकार से अभी समझ लो ये त्रिस्तरीय न्यायालयिक प्रणाली है। वैसे तो एकल ही है, समस्त भारत में क्या उच्चतम न्यायालय चलता है। अच्छा, कार्य क्षेत्र किसका सबसे ज्यादा होगा भौगोलिक आधार पर या क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्र के आधार पर देखिए, अब स्टार्ट हो। ठीक है, तो 3 प्रकार की त्रिस्तरीय देख ले तसल्ली के लिए आया। ये डायरेक्टर साहब देखिए, मूवी आपके द्वारा शूट की जा रही है, डायरेक्टर काम है निर्देशित करना। आज देख लो तो तसल्ली के लिए देख जा, क्या पता बलात्सरण हो जाए हमारे साथ, या बेघर प्रथा पुनः लागू हो जाए, सारी कक्षा हो जाए, उसके बाद में पता चले कुछ हुआ ही, है ना। ये त्रिस्तरीय न्याय प्रणाली है। समस्त भारत में किसके आदेश लागू होते हैं? उच्चतम न्यायालय के। और किसी राज्य विशेष के उच्च न्यायालय के आदेश कहां तक लागू होते हैं? उस राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत। ठीक है, और जिला स्तर पर। ठीक है, अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन करेगा? उपचार राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति नहीं करेगा, ध्यान रखना। जो कस्टोडियन या मौलिक अधिकारों का संरक्षक, या कस्टोडियन किसे कहा गया है? उच्चतम न्यायालय को, इसके साथ साथ उच्च न्यायालय को। ठीक है, पर मुख्य रूप से संरक्षक कौन है संविधान का? उच्चतम न्यायालय। माता पिता कौन है? ध्यान रखने वाला कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। कौन करता है ये निगरानी? उच्चतम न्यायालय। अब देखो, रिट, ये याचिका, रिट या याचिका क्या होती है? ऐसे मान लो अपील, अपील क्या होती है? अपील, अपील कुछ दिक्कत हो रही तो हम क्या करेंगे? उच्च प्राधिकारी से अपील। उच्च न्यायालय को ये अनुच्छेद 32 के तहत और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने के अधिकार होते हैं। रिट कब जारी की जाती है? मुख्य रूप से, मौलिक रूप से देखो, जब किसी प्रकार के मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? हनन, तब रिट जारी की जाती है। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें
तो जो रिट उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। उच्चतम न्यायालय का बहुत बड़ा है। कहां तक है बता सकते हो? पूरे देश में ये एक ही होता है। ये कितने होते हैं? एक ही होता है। और ये उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य का लगभग कुछ एक उच्च न्यायालय क्या होता है, कार्य क्षेत्र दो या दो से अधिक राज्यों के लिए होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का केवल पूरे देश पर ये इसके अधीन रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रिट जारी क्यों की जाती है? यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो रिट जारी की जा सकती है। जैसे 5 प्रकार की रिटें देखने को मिलेगी, कौन कौन सी है? सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है? सबसे पहले रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो मतलब होता है क्या? को प्रस्तुत किया जाए सशरीर। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? को प्रस्तुत किया जाए। किसको? उच्च ये जो न्यायालय है वो क्या बोलेगा? को प्रस्तुत किया जाए। किसको? जिस भी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्त में रखा गया है या हिरासत में रखा गया है, उसके लिए न्यायालय क्या बोलेगा? को प्रस्तुत करो सशरीर। किसको? हाँ, जिसको बंदी बनाया है, जिसको बंदी बनाया गया है। ये हमारी पहली रीत। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ले फिर परमादेश। परमादेश का क्या मतलब होता है? परम प्लस आदेश। हम आदेश देते हैं, तीनों में से कौन किसको आदेश देगा? किसको? और फिर उच्च न्यायालय दो अधिकार तो दोनों को है ना रिट जारी करने का। ये किस किसको? इन दोनों को। और ये नीचे वाले है ना, अपने से नीचे वाले को ही आदेश देगा। कौन सा? परमादेश। क्यों दिया जाता है ये रिट क्यों जारी की जाती है? दादाजी बेटे को पोते को आदेश क्यों देते हैं? कब देते हैं? अरे जब बेटा या पोता अनुचित व्यवहार या अत्यधिक शरारत करे तब क्या दिया जाता है? दादाजी के द्वारा आदेश। किसको? बेटे को और पोते को। पोता छत पे चढ़ के पतंग उड़ा रहा है, इस छत से उस छत पे जंप मार रहा है बंदरों की जैसे। दादाजी क्या करेंगे? क्या? रुक जाए ना, बदमाशी मत कर। सेम सिस्टम यहां भी होता है। ये और ये न्यायालय अपने से अधीन न्यायालयों अथवा किसी लोक अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को क्या देंगे? आदेश। किस लिए? हाँ, गलत काम या अपने न्याय क्षेत्र से अधिक क्षमता वाले कार्य वह कर रहा है तो। न्याय क्षेत्र मतलब काम तो मेरा क्या है? दूध क्षेत्र में, अपने गांव में, और मैं कहां की पंचायत संभाल रहा हूं, मोखमरा तक की, तो रोका जाएगा मेरे को, है ना? हाँ, कि भाई तेरी जो सीमा है उसके अंदर रहे, उससे बाहर मत निकल। ठीक है। फिर प्रतिषेध। इसका मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब रोकना। किसको रोका जाएगा? किसके द्वारा किसको रोका जाएगा बताओ? हाँ, के द्वारा नीचे वाले अधीनस्थ न्यायालयों को रोका जाएगा। किस लिए? वही न्यायिक क्षेत्र से बढ़कर कोई कार्य कर रहा है तो। मेरी न्यायिक क्षमता कितनी है? मान लो 80 इकाई है और मैं कार्य कर रहा हूं 150 इकाई तक, तो क्या होगा? रोका जाएगा। किसके द्वारा? किस रिट के द्वारा? प्रतिषेध के द्वारा। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब क्या है? रोकना। अगली रिट है उत्प्रेषण। अगली रिट कौन सी है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब, अच्छा, इनके पास कोई मामले हैं अधीनस्थ न्यायालय के पास या उच्च न्यायालय के पास, तो ये इससे मंगवाएगा या ये इससे मंगवाएंगे मामले अपने पास जांच के लिए?
सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है किसी भी मामले को, अर्थात स्थानांतरित करवा सकता है। कोई मामला इसमें लंबी चल रहा है तो उच्चतम न्यायालय क्या बोलेगा, रिट जारी करेगा उत्प्रेषण वाली, और मामला अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, समझ गए ना, कौन किससे मंगवा सकता है, ऊंचे वाले न्यायालयों को वो नीचे वाले न्यायालय से मंगवा सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में भेज सकते हैं या मामले को अपने पास मंगवा सकते हैं। ये कौन सी रिट है, उत्प्रेषण। लास्ट रिट है अधिकार प्रच्छा। अधिकार यानी राइट, प्रच्छा यानी पूछना। अधिकार पूछा जाएगा भाई किस अधिकार से, किस प्राधिकार से, ठीक है, ये किस वारंट के तहत आपने यह कार्य किया। सब देखो, अगर कोई निम्नतम न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्र से बढ़कर कार्य कर रहा है उस अवस्था में ये अधिकतर लाई जा रही है, या फिर मौलिक अधिकारों का जांच हो रहा है वहीं पे। अधिकार प्रच्छा का मतलब क्या है, वारंट या प्राधिकार या अधिकार पूछना किससे, अरे भाई राजस्थान उच्च न्यायालय मान लो है, राजस्थान उच्च न्यायालय वह है तमिलनाडु, तमिलनाडु के मामलों को सुलझा रहा है बैठ के, खुद के बाकी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुद के राज्य के मामले बाकी चल रहे हैं, पंचायती वहां तमिलनाडु की करनी है, तो क्या किया जाएगा उस समय, पूछा जाएगा। किससे, कौन पूछेगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो आपने देखो सबसे पहली रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम में से किसी को पकड़ के अवैध हिरासत में ले लिया जाए तो क्या होगा, न्यायालय क्या करेगा, इसको प्रस्तुत करो, इसको प्रस्तुत करो कि भाई ये असलियत में दोषी है या नहीं है। हम कक्षा में बैठ के पढ़ रहे, पुलिस वाले की दृष्टि में या किसी लोक अधिकारी की दृष्टि में ये गैर कानूनी हो सकता है, वह माने अपने व्यक्तिगत स्तर पर, और हमें पकड़ के ले जाए, ले जाने के बाद में पढ़ना क्या गुना थोड़ी है, नहीं है, तो न्यायालय बोलेगा ले प्रस्तुत करो, चालान पेश करो, क्या गुना है इसका, गुना देखा जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बंदी। बंदी यानी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण यानी सामने लाओ, सशरीर प्रस्तुत करो। उसके बाद में न्यायालय जांच करेगा कि ये दोषी है या नहीं है। मान लो हमारा दोष क्या है, यहाँ बैठकर पढ़ना, पकड़ कर ले जाने वाला हमें प्रस्तुत करेगा, न्यायालय जांच करेगा, जांच में क्या पाया जाएगा, ये तो पढ़ रहा था, तो न्यायालय क्या दे देगा, छोड़ दो, है ना। तो ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण हुआ ना। दूसरी चीज परमादेश, परम आदेश, हम आदेश देते हैं, किस लिए दिया गया आदेश, आदेश किस लिए दिया गया, बेटा और पोता क्या कर रहे थे, शरारत, अपने समता या अपनी समता या कार्य क्षेत्र से बढ़कर कार्य कर रहे थे। इस कारण क्या हुआ, हाँ, कि हम आदेश देते हैं तुम अपने क्षेत्र से बाहर कैसे निकले। प्रतिषेध रोकना, उसकी न्यायिक सीमाओं से या उसके कार्य क्षेत्र से आगे जब वो बढ़ता है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता है, भाई क्यों बढ़ रहा है आगे, क्यों कर रहा है ऐसे कार्य, या अपने कर्तव्य जो हैं उनका निर्वहन क्यों नहीं कर रहा है, और जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, ये जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उनका तो तू निर्वहन नहीं कर रहा है, और जो तुम्हारे कर्तव्य नहीं है उनका तू कर रहा है। मतलब जो काम है मेरे लिए उनको मैं क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, और जो काम मेरे नहीं है मैं उसका क्या कर रहा हूं, उन्हें कर रहा हूं, नहीं है उसका क्या कर रहा हूं, कर रहा हूं, और जो है उसे नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या गलती है ना, तब मुझे क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। उत्प्रेषण, एक मामले को एक स्थान से भेजना, उत्प्रेषण, प्रेषण, भेजना, मामले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या अपने पास मंगवाना। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मामला है, सॉरी तमिलनाडु का मामला है, जांच का चल रही है राजस्थान उच्च न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, या तो तमिलनाडु भेजेगा या फिर अपने पास। सुसंगति तो नहीं है, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय क्या कर रहा है, अपनी न्यायिक सीमा से बढ़कर कार्य कर रहा है। ठीक है, यही है उत्प्रेषण। अधिकार प्रच्छा, किस वारंट या किस प्राधिकार या किस अधिकार के द्वारा ये कार्य कर्तव्य तुम्हारे द्वारा किया गया, ये तो पूछा जाएगा ना। तो ये है रिट जारी करने का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा इसको,
संविधान की आत्मा या हृदय। दोबारा देख लो फटाफट, ये हमारा छठा अधिकार और ये पांचवा। सातवां अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जिसे निश्चित करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार हमारे कंप्लीट है। तो कौन सा है पांचवा मौलिक अधिकार? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी। दो प्रावधान कौन कौन से? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। ठीक है, इसमें हित कौन कौन से हित है? ठीक है, ये अल्पसंख्यकों के हित है। फिर करने का अधिकार किसका? तीनों प्रकार की संस्थान स्थापित हो सकते हैं। कौन कौन से? ठीक है, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और पोषित है उनमें भेदभाव नहीं होगा। बहुसंख्यक भी प्रवेश के पात्र है, पर इसमें सब विवेक पर निर्भर करता है अल्पसंख्यकों को। ठीक है, उसके बाद में कौन सा मौलिक अधिकार है? छठा। कैसे किया जाएगा? संवैधानिक जो उपचार है उनको 5 रिटों के माध्यम से। रिट जारी करने का अधिकार किस किस न्यायालय के पास है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, एक चीज और याद रखना, रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण में। उच्चतम न्यायालय के द्वारा कब की जाती है रिट जारी? मौलिक अधिकारों के संरक्षण में। किंतु उच्च न्यायालय को थोड़ा अधिक क्षेत्र प्राप्त है। कैसे? जैसे मौलिक अधिकार को अतिरिक्त ये उच्च न्यायालय अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो रिट जारी करने के मामले में किसको ज्यादा शक्ति प्राप्त है बताओ? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को ध्यान रखना। बड़ा न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। पर रिट जारी करने की शक्ति किसको ज्यादा है? उच्च न्यायालय। इसके पास केवल अच्छा बढ़ा सकता है, ये संसद बढ़वा सकती है कि उच्चतम न्यायालय भी मूल अधिकारों को लागू करने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी कर सकता है, किंतु उच्च न्यायालय के पास ऑलरेडी है। फिर अधीनस्थ या जिला सत्र न्यायालय है क्या उपयुक्त रिट जारी करने के लिए? नहीं। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट है। कौन कौन सी? क्या मतलब होता है इसका? हाँ, को प्रस्तुत किया जाए। किसको? जिसको बंदी बनाया गया है। फिर क्या मतलब है इसका? हम आदेश देते हैं। कौन देता है? उच्चतर प्राधिकारी। हम नहीं। हाँ, हम मतलब शब्द का अर्थ तो यही है, पर हम कौन है यहाँ पे? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। फिर दोनों कब? हाँ, यहाँ तो आदेश दिया जा रहा है, यहाँ रोक रहे हैं। किसको किसके द्वारा रोका जा रहा है? हाँ, के द्वारा निम्नतम अधिकारी को या लोक अधिकारी को या निम्नतम न्यायालय को। ठीक है, फिर उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब भेजना। किसको? ठीक है, एक मामले को दूसरी जगह। कब भेजा जाता है ये? जब लगे कि दाल काली है, ये दाल पूरी काली है, दाल में कुछ काला है। ठीक है, इस अवस्था में क्या किया जाता है? उत्प्रेषण रिट को प्रयोग में लिया जाता है। फिर अधिकार प्रच्छा, यानी अधिकार प्राधिकार और वारंट लिखा जाता है कि किस अधिकार के तहत तुमने ये काम किया और किस अधिकार के तहत तुमने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। समझे? किस अधिकार के तहत? अरे भाई मैं पढ़ाने आता हूँ, मेरा काम क्या है? पढ़ाना। पढ़ा रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैं तुम्हें नृत्य सिखाने लग रहा हूँ। अधिकार प्रच्छा। अधिकार पूछा जाएगा डायरेक्टर के द्वारा कि भाई किस अधिकार के तहत तुमने नृत्य सिखाया? काम क्या था मेरा? नृत्य सिखा रहा हूं, तो पूछा जाएगा मेरे से। जो काम मेरा था वो नहीं कर रहा मैं, और जो मेरा काम नहीं था वो कर रहा हूं। जो काम मेरा था वो नहीं कर रहा, और जो काम मेरा नहीं था वो कर रहा हूं। ये अधिकार प्रच्छा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट है। ध्यान रखना किसके द्वारा किसके विरुद्ध लगाई जाती है या लागू की जाती है या जारी की जाती है? उच्चतर के द्वारा निम्नतर के। दो ही न्यायालय के पास है अधिकार प्राप्त। कौन कौन से? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, ये प्रोग्राम रहता है। इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अच्छा, ये कौन सा था? 29। ये कौन सा था? 29। और ये शिक्षण संस्थानों वाला 30। फिर 31 कहां गया? 31 कहां गया? हटाया था ना, एक को निश्चित किया गया था। कौन सा मौलिक अधिकार निश्चित किया गया है? वही था 31।
ठीक है, 31 वही था जिसे निश्चित किया जा चुका है। ये प्रोग्राम रहता है। इसी के साथ हमारे मौलिक अधिकार करीब करीब समाप्त है। अब वो मार्शल लॉ वगैरह, संसद को शक्ति बनाने का अधिकार, शक्तियां हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक वो हम देख लेंगे। क्लियर है? ये हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट है। नीति जारी करने का अधिकार और ये अल्पसंख्यकों का या उनके हितों का संरक्षण। ठीक है।